प्रेस समिति અને ગુજરાત વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષની બેઠકમાં સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર બનીને જ્યારે કોંગ્રેસ પક્ષના ટેકાથી આદરણીય યશવંત સિંહા સાહેબ આવ્યા છે ત્યારે આ પ્રેસ વાર્તામાં માન્ય સુખરામભાઈ, માન્ય कुलकर्णी साहेब, अमित भाई, प्रणव झा साहेब, परेश भाई, नरेश भाई, शैलेष भाई, डॉक्टर सीजे चावड़ा साहेब अने प्रेस वार्ता में उपस्थित सर्वे गुजरातना पत्रकार भाईओ ने बहनों, गुजरात विधानसभा की बैठक मळी गुजरात विधानसभा पक्ष तरफथी अने गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति वती थी राष्ट्रपति पदना उम्मीदवार आदरणीय मुरब्बी यशवंत सिंहा साहेब ने समर्थन आप्યું, ટેકો આપ્યો અને આવતા દિવસોમાં જે કઈ લોકશાહીને બચાવવાની રણનીતિ લઈને કોંગ્રેસ પક્ષ અને યશવંત સિંહા સાહેબ ઉમેદવાર બધા જ રાજકીય પક્ષોના બધા સંગઠનો સાથે જ્યારે ઉમેદવાર બની રહ્યા છે ત્યારે એમને શુભેચ્છાઓ પણ આપી અને આપની વચ્ચે પત્રકાર મિત્રો સાથે વાર્તાલાપ કરવા માટે आदरणीय यशवंत सिंहा साहब ने विनती करूं छूं कि सर आप प्रेस के मित्रों के साथ वार्तालाप करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, माइक से आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश ठाकुर जी, मीडिया के हमारे मित्रों, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित हुए। आग्रह लिए कि दिखाइएगा भी तो लाइव चल रहा है वो तो चल ही रहा है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप लोग किस दबाव में, कितने दबाव में काम कर रहे हैं और अक्सर अभियान के दरमियान ये बात हमारे ध्यान में आई कि हमारे पीसीज को दबाने का प्रयास होता है क्योंकि हमारे सामने जो उम्मीदवार खड़ी है वो कोई पीसी नहीं करती है। आपका वो जब साक्षात्कार होगा उनसे कुछ सवाल उनसे भी पूछ लीजिएगा। मीडिया के हमारे मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है आज अपने अभियान के दौरान मुझे गांधी और सरकार की धरती पर आने का एक बार फिर मौका मिला है। मैं पहले बहुत गुजरात आता था और यहाँ पर कई संगठन थे जो मुझे बुलाते थे और मेरा जो विशेष जानकारी मेरे अंदर थी आर्थिक मामलों की, उसको लेकर मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। धीरे धीरे वो सिलसिला खत्म हो गया और गुजरात आने का सिलसिला भी खत्म हो गया। क्या कारण था शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्रों ने इस जलसे को यहाँ आयोजित किया। उनके सारे विधायकों और सांसदों से मुलाकात हुई, उन्होंने भरोसा दिलाया है अपने समर्थन का और आपसे भी अभी मुलाकात हो रही है। मित्रों, मैं एक बात से अपनी बात शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ये बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। देश में एक अघोषित आपातकाल लागू है और जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, उनको दबाने का प्रयास हो रहा है, उससे जाहिर है कि
जो वाणी की स्वतंत्रता हमारे संविधान में थी, उसको खत्म करने का एक मजबूत प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा, ये खबर आई है कल और आज के बीच में कि जर्मनी जैसे देश ने, जो आज एक प्रजातांत्रिक देश है, उसने गहन चिंता इस बात पर व्यक्त की है कि भारत में वाणी की जो स्वतंत्रता है वो आज नहीं है, उसको खत्म करने का प्रयास हो रहा है। भारत सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से उसका डिनायल आया है, लेकिन हम सब जानते हैं इस बात को कि ये सही है, चाहे भारत सरकार कितना भी डिनायल इश्यू करे। और गुजरात में खास तौर पर, मतलब मैं तो सुनकर हैरान हूं कि इतने वर्षों से यहाँ लगातार 144 की धारा लगी। मैं 2019 में यहाँ आया था, गुजरात से गुजर रहा था। उस प्रवास के दरमियान जो मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सिटीजनशिप कानून के खिलाफ, आप लोगों से, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई थी उस समय मुझे बताया गया कि 144 लगी है। आज भी 144 धारा लगी हुई है। ये हो क्या रहा है गुजरात में? कौन सा खतरा है गुजरात में? यहाँ सामाजिक कार्यों के लिए भी अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, शादी विवाह के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि धारा 144 का उल्लंघन न हो जाए। शायद आपातकाल में भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी जो आज गुजरात में देखने को मिल रही है। तो आपातकाल के अलावा मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आज समाज जो है उसको सांप्रदायिक ढंग से बांटने का प्रयास हो रहा है, और हम सबको चौकन्ना होना उसको है। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रयास करें कि हम समाज को सांप्रदायिक ढंग से बंटने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1946 में, 1947 में जब हमारी संविधान सभा बैठी थी ना दिल्ली में, चुनकर लोग गए थे उस संविधान सभा में, देश बहुत अशांत था। चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, देश का बंटवारा हो गया, बहुत सारे लोग उधर से इधर आए, इधर से उधर गए। इतनी अशांति, भयानक अशांति देश के इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद भी हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमको एक ऐसा संविधान दिया जिस पर आज भी हमको गर्व है। जो संविधान धर्मनिरपेक्ष था, सेक्युलर था, जो संविधान प्रजातांत्रिक था, जिस संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिया, आज वह संविधान और उसके मूल्य खतरे में। बिना आपातकाल की घोषणा किए हुए उस संविधान को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। जितने प्रजातंत्र की संस्थाएं हैं, जिसमें मीडिया भी है, उनका अवमूल्यन हुआ है, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने तय किया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहीं से आडवाणी जी चुन के जाते थे, अटल जी भी एक बार चुन के गए थे, वो लोग दोनों जेल गए थे ना इमरजेंसी में, इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे। उन्हीं की पार्टी आज इमरजेंसी लगाई हुई है। इतना बड़ा ये आयरनी है, विडंबना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, और इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव जो इस बार हो रहा है वो एक बड़ी लड़ाई में परिणत हो गया है। वो केवल एक पद के लिए लड़ाई नहीं है, इस बात के लिए नहीं है कि कौन जाके बैठेगा राष्ट्रपति भवन।
इस बात के लिए है कि राष्ट्रपति भवन में जो जाएगा वो क्या अपने मौलिक अधिकार यानी कि संविधान को बचाने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा। अगर रबर स्टैंप राष्ट्रपति वहां बैठ जाए तो जाहिर है कि नहीं होगा ये प्रयास। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, ये बिल्कुल ही कोई माने नहीं रखता है कि मैं किस संप्रदाय और किस जात से आता हूं। हमारे सामने जो उम्मीदवार हैं वो किस संप्रदाय और किस जात से आती हैं, ये कतई कोई माने नहीं रखता है। जो चीज माने रखती है वो ये रखती है कि वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही है, मैं किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और लड़ाई इन दो विचारधाराओं के बीच में है। देश की जनता आप जानते हैं कि उसमें वोट नहीं डालती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है जिसमें एमएलए और एमपीज होते हैं, वो वोट डालेंगे। लेकिन जो भी एमएलए और एमपीज हैं वो जो उनके क्षेत्र में जनमानस है उसको पूरी तरह से इग्नोर करके नहीं चल सकते। आप जानते हैं इस बात को भी कि इस चुनाव में कोई विप नहीं होता है। क्यों हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये व्यवस्था की कि सीक्रेट बैलेट होगा लेकिन विप नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया नियमावली में कि इसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और विवेक का इस्तेमाल करके अपने मत का प्रयोग करें। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं जितने वोटर्स हैं कि संविधान के स्पिरिट को, उसकी आत्मा को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से वो इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग करें। कहीं कहीं कहा जाता है कॉन्शियंस वोट अंग्रेजी में, यही तो प्रावधान है हमारे संविधान में। अगर ऐसा नहीं होता तो कह देते ना कि कुछ जो इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है उनके नेताओं से बात हो जाएगी और तय हो जाएगा कि वो किसके पक्ष में है, फिर चुने हुए लोगों के वोट की क्या जरूरत है। तो इसीलिए मित्रों आज जो लड़ाई है वो राष्ट्रपति के पद के चुनाव से एक बड़ी लड़ाई हो गई है। और अगर मैं देश भर में घूम के इस बात को दोहरा रहा हूं हर जगह, तो इसीलिए दोहरा रहा हूं कि ये लड़ाई एक तरह से आने वाले दिनों के लिए देश का भविष्य तय करेगी। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। 5 वर्षों में बहुत कुछ बदला जा सकता है। और मैं कतई इस बात का की वकालत नहीं कर रहा हूं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में एक टकराव की स्थिति बने। नहीं, मैं केवल इस बात की वकालत कर रहा हूं कि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करें और ये सुनिश्चित करें कि सरकार हमारी जो है वो संविधान के अनुसार काम करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिन्हा साहब, पूर्व राष्ट्रपति, अपना परिचय दीजिए पहले। जी, माय सेल्फ प्रदीप रावल, एडिटर ऑफ न्यूज ऑफ क्रांतिनगर डेली। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब से इस देश को पिछले 5 सालों में कोई ऐसा फायदा हुआ है तो आपको दिखाना? देखिए, जो फायदा नहीं हुआ वो मेरे ध्यान में है। जो फायदा नहीं हुआ वो ये हुआ कि जिस समाज से वो आते थे उस समाज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ उनके राष्ट्रपति बनने से, बल्कि हर जगह उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी, और गुजरात भी उसमें शामिल है, उस समुदाय के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है और राष्ट्रपति भवन खामोश रह गया। उन्होंने कोई टिप्पणी उस पर नहीं की और ये बहुत लाजमी इसलिए हो जाता है कि इस बार कहा जा रहा है
कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाएंगे, तो क्या उससे आदिवासी समाज ऊपर उठ जाएगा? मैं झारखंड प्रदेश से आता हूँ, वहीं से लोकसभा के लिए चुना जाता था। वहां पर वो गवर्नर थी 6 साल। 6 साल में क्या राष्ट्रपति बने, गवर्नर बनने के चलते वो समाज तरक्की कर गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जोर दे के मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक व्यक्ति के किसी आसन पर बैठने से पूरे समाज की तरक्की नहीं होती। Okay, and what is the real economic condition of the India? Because you have so many experience. देखिए, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अगर संक्षेप में मैं बताऊं आपको कि रियल इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत इस समय एक क्राइसिस से गुजर रहा है। अभी खबर आई कि 3000 अग्नि योद्धाओं का, अग्निवीरों का रिक्रूटमेंट होना था। 3000 वायुसेना के लिए, उसमें एप्लीकेशंस आए 7.5 लाख। 3000 के लिए 7.5 लाख। इसके पहले रेलवे रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसका दृश्य हम लोगों ने देखा। हम सब जानते हैं कि भयंकर बेरोजगारी आज जो देश में है, और हर बार जो आंकड़े आते हैं वो यही दिखाते हैं कि बेरोजगारी का दर जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। रोजगार का सृजन होगा जब अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी। एक मौलिक थियरी है या सिद्धांत है। आप जानते हैं कि जब नोटबंदी हुई, भूल गए हम लोग, नोटबंदी के बारे में सब कुछ भूल गए, लेकिन जब देश में नोटबंदी हुई थी तो हमारा विकास दर, सालाना विकास दर 8% से ऊपर था। नोटबंदी के बाद वो गिरते 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 4% पर आ गया, और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आया तो हम माइनस में चले गए। अब उस माइनस से ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है वो पहले कभी समाप्त नहीं हुई थी, आज समाप्त हो गई है। अभी हाल में खबर आई कि जीएसडीपी होता है ना, स्टेट्स का ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना बढ़ा, तो सारे स्टेट्स का जब जोड़ा गया तो देश की जीडीपी से ज्यादा बढ़ा होगा। तो इसके बारे में क्या कहा है? आंकड़ों का मैनिपुलेशन हो रहा है और एक चित्र दिखाने का प्रयास हो रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अर्थव्यवस्था घोर संकट में है और बेरोजगारी, महंगाई, रुपये की गिरती हुई कीमत, हम नहीं बोलते थे उस समय, हम भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, लेकिन यूपीए के शासनकाल में रुपये में अगर गिरावट आई तो मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मोदी जी ने की थी। आप लोगों को याद होगा, तो वीडियो चलता है कभी कभी सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कोरिया की चीन की करेंसी, फलां की करेंसी, नेपाल की करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी का उतना मूल्य नहीं हुआ जितना रुपए का हो गया। क्यों हो रहा है? मनमोहन सिंह इसका जवाब दिया। आज 80 पर पहुंच रहा है रुपया प्रति डॉलर। कौन जवाब देगा? पूछे ना आप लोगों सवाल, पूछिएगा। सर, मैं दिनेश जोशी फ्रॉम सीओ भास्कर, दैनिक भास्कर। कांग्रेस के कितने विधायकों ने आपको सपोर्ट देने का वचन किया है? दूसरा सवाल कि यहाँ पे 2 और पक्ष दिए, एनसीपी और बीजेपी, उनका सपोर्ट आपने मांगा कि नहीं? सबका सपोर्ट मांगा है, और आज यहाँ जो बैठक हुई थी उसमें उन सब लोगों ने टू द लास्ट पर्सन ये वादा किया है कि वो समर्थन देंगे। सर, सौरभ भक्ता ने फ्रॉम आज तक
सर ये पूछना था कि जो नुपुर शर्मा वाला मैटर है, उदयपुर हो गया, अमरावती हो गया, और जिस तरीके में सांप्रदायिक दंगे हुए देश में, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, देश का जो सांप्रदायिक माहौल है उसको जानबूझकर सरकार और सरकारी पक्ष के द्वारा अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, जानबूझकर। और मैं कुछ विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहता हूं आपसे कि वो समझते हैं कि वोट में उनको इसको लेकर फायदा होगा। अगर हमारा समाज सांप्रदायिक ढंग से बढ़ता है तो वोट में उनको फायदा होगा, इसलिए सरकार चाहती है कि ये बातें आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन मन की बात करते हैं। इतनी बड़ी घटना घटे देश में, 2 कत्ल हुए जो इतने भयंकर थे, जिसका सब लोगों ने, और मैंने खुद भी उसका बहुत जबरदस्त शब्दों में कंडेमनेशन किया है। सरकार की तरफ से किसी ने कुछ बोला? प्रधानमंत्री ने बोला क्या? गृह मंत्री ने बोला क्या? रक्षा मंत्री महोदय ने बोला क्या? किसी ने कुछ बोला इस पर? ऐसा आप समझ सकते हैं कि देश में एक ऐसी सरकार आ जाए जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर खामोश रह जाए? मैं खामोश, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह की बातें आगे बढ़े। इसलिए वो वन ऑफ एक नहीं था कि उन्होंने, प्रवक्ता ने एक बयान दे दिया, वो नहीं था, वो सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। Sinha ji, I'm Amit Kaupar, I'm a freelance journalist, and you said that the present president has not carried out its function and the constitutional rights have been violated. What ought to have been done? नहीं, वो प्रश्न मैंने, एक प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था कि पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति जी हैं जो एक सर्टेन समुदाय से आते हैं, है ना? और अभी ये कहा जा रहा है कि इस बार अगर हमारे सामने जो उम्मीदवार खड़ी हैं वो चुन ली जाती हैं तो एक समुदाय विशेष का राष्ट्रपति भवन जाएगा। ये आर्गुमेंट है। उसका उत्तर मैं दे रहा था ये कह के कि पिछले 5 वर्षों से अनुसूचित जात के एक सदस्य राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं और हम सब जानते हैं कि उससे उस समुदाय की तरक्की नहीं हुई, बल्कि देश भर में उसके साथ जो अत्याचार हो रहे थे वो अभी भी हो रहे हैं। गुजरात में ही ना स्किनिंग को लेकर वो घटना घटी थी, चमड़ा निकालने का मरे हुए पशुओं को। तो एक व्यक्ति के किसी पद पर पहुंच जाने से ये सोच लेना कि सारा समाज विकसित हो जाएगा, ये सही नहीं। ये मेरा कहना है। सर, विपुल फ्रॉम एबीपी अस्मिता। जापान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो सिंह हो गए, उनके पर फायरिंग हुआ, उनकी अभी जो तबीयत है वो नाजुक है, इस बात को आप कैसे मानते हैं? उनके पर फायरिंग, मैं बहुत इसकी भर्त्सना करता हूं। जापान के राष्ट्रपति एक चौराहे पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे जब पीछे से उनको गोली मार दी गई। सुरक्षा में चूक तो ही है, लेकिन जापान एक शांति प्रिय देश रहा है, बराबर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एक शांति प्रिय देश रहा है। वहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और इसलिए जापान में इस तरह की घटना अपने आप में अत्यंत खेद का विषय है। मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ शिंजो आबे के प्रति और उम्मीद करता हूँ कि वो इस प्रहार से बच जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।